मई 2026 एक पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ 2 साल पुरानी थी वो तमिलनाडु के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें लाके अपने फाउंडर को चीफ मिनिस्टर बना देती है। वो फाउंडर और कोई नहीं बल्कि फिल्म स्टार विजय थे, जिन्होंने इस साल से पहले कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं किया। और दो पार्टीज डीएमके और एआईएडीएमके जो कि पिछले 59 इयर्स से स्टेट पे रूल कर रहे थे, उन्हें हरा देती है वो पार्टी जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी। आंसर इस लाइन से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक फिल्म स्टार इलेक्शन जीत गया, और इससे ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि तमिलनाडु में पावर कैसे चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि विजय एक सेवियर है या गलती से बने सीएम। मैं यहाँ पे आपको पूरी कहानी अच्छे से और फैक्ट बेस्ड समझाने वाला हूँ, और जज आपको करना है। शुरू करते हैं इस बात से कि इस सब में इतना मुश्किल था क्या। इसका साइज समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि विजय ने तोड़ा क्या एक्चुअली। तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स द्रविडियन मूवमेंट पे चलती है। करीब 100 साल पहले 1920s में पेरियर्स की एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुई थी। उस मूवमेंट के 3 बेसिक आइडियाज थे कि नॉन ब्राह्मण्स और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए सोशल जस्टिस, तमिल लोगों में अपने स्टेट अपने कल्चर को लेकर एक प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट। एक लॉजिकल या रैशनल पुश या रेजिस्टेंस था कास्ट और रिचुअल जैसी चीजों को लेके। सीएन अन्नादुरई जो कि पेरियर्स के थे, एक तरीके से लीडर समझ लीजिए, उन्होंने 1949 में इस मूवमेंट को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई डीएमके। 1967 में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के हिंदी को लेके जो इम्पोजिशंस थी उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। और इस पॉइंट पे कांग्रेस का एक लंबा रूल इस स्टेट में खत्म हो जाता है, और यहाँ से अगले 59 ईयर्स पूरी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स सिर्फ 2 द्रविडियन पार्टीज के बीच में शफल करती है, और इन दोनों में से एक भी कांग्रेस नहीं है। 1972 में फिल्म स्टार एमजी रामचंद्रन, जिन्हें एमजीआर के नाम से बहुत फेमसली जाना जाता है, वो अपने ऑन स्क्रीन करिश्मा की पावर के बेसिस पे डीएमके से अलग होते हैं और अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, एआईएडीएमके। उन्हीं की वजह से इंडिया में मिड डे मील की स्कीम इतनी फेमस हुई थी। उनके बाद उस स्टेट को ऑलमोस्ट 30 साल जयललिता जी संभालती हैं, जिन्हें फेमसली अम्मा के नाम से जाना जाता है, और उनके बाद ये स्टेट संभालते हैं डीएमके के एमके स्टैलिन। पैटर्न बहुत क्लियर था। करीब 59 इयर्स तक हर सीएम इन 2 में से एक पार्टी का ही था, और ऑलमोस्ट हर एक सिनेमा या मूवी इंडस्ट्री से ही था, और सबका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम, तमिल आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्कीम्स। ये 3 रिक्वायरमेंट फाउंडेशन थी। इस चीज को कोई आउटसाइडर ब्रेक नहीं कर पाया, न रजनीकांत, न कमल हसन, न विजयकांत। अब ये चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना। अब डेटा पे चलते हैं। वोटिंग हुई 23 अप्रैल 2026, रिजल्ट आया 4 मई को। वोटर्स टर्नआउट 85%, स्टेट की हिस्ट्री का हाईएस्ट है। तो क्लियरली ये इलेक्शन तुक्के से तो नहीं जीता गया है। सबसे ज्यादा नंबर्स में इस बार लोगों ने वोट किया था। सीट्स आती है टीवीके 108, डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47। टीवी के अकेले लार्जेस्ट वोट शेयर खींच लेती है 30% से ज्यादा। ये पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, और 2 पार्टीज जो 1967 से स्टेट पे रूल कर रहे हैं उनको इतनी बुरी तरह हराती है। पर ये मैटर पता है किस लिए करता है? विजय को पावर में लाया कौन? कांग्रेस, लेफ्ट, वीसीके और मुस्लिम लीग। ऑलमोस्ट 20 साल से ये सारी पार्टियां डीएमके के अलायंस में थी, और इस बार ये पूरा कोalition विजय के पास शिफ्ट हो जाता है और विजय को सीएम बना देते हैं। 2 द्रविडियन पार्टियां हारी हैं, पर जिस अलायंस ने डेकेड्स से इस स्टेट को शेप दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है, पर अब किसी और के साथ है, और ये अंतर ही मेन गेम है। हम इस पे फिर से आएंगे। ये 2 साल पुरानी पार्टी ऐसा कर कैसे लेती है? इनके लिए 4 चीजें सही हो गई। हम अच्छे और अनकंफर्टेबल रीजंस दोनों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज थी कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है ना, वो बहुत ज्यादा वीक होना ऑलरेडी शुरू हो चुका था। एआईएडीएमके ने जब 2016 में जयललिता जी की डेथ हुई, उसके बाद से उन्होंने कोई इलेक्शन ही नहीं जीता। 2026 में वो बीजेपी के साथ ही अलायंस में आ गए, जो कि उनकी आइडियोलॉजी से काफी डिफरेंट स्टैंड था। वोटर्स के पास क्या मैसेज गया कि एआईएडीएमके वालों ने इस स्टेट के वोटर्स को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ डीएमके के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके ऊपर से सितंबर 2024 में चीफ मिनिस्टर स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। सपोर्टर्स तो खुश हुए, पर ज्यादातर स्टेट के वोटर्स के पास एक मैसेज गया कि एक और पार्टी आ गई है अपनी परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स लेके। ये एक चीज थी जिसको विजय काफी टारगेट करते थे, और अब इस चीज को एविडेंस मिल चुका था। पर यहाँ पे ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, पर उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स पे काम किया था, और इसीलिए उनका वोट शेयर 0 नहीं हुआ। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कोर को पकड़ के रखा हुआ था इस इलेक्शन में भी। दूसरी चीज जो विजय के लिए काम की कि उन्होंने सवाल ही बदल दिया। लोगों के लिए क्वेश्चन था सिंपल सा कि डीएमके या एआईएडीएमके। विजय ने सवाल ही बदल दिया कि ये अलग नहीं है, ये एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। बारी बारी से सेम सिस्टम को सेम तरीके से चला रहे हैं। अब इससे आप अग्री करो या नहीं, पर स्टेटमेंट ब्रिलियंट था, और इसने टीवीके को एक लौता ऑप्शन दिखाया डीएमके और एआईडीएमके के अगेंस्ट। यानी यहाँ पे
3 नहीं 2 साइड्स रह जाती हैं। तीसरी चीज जो विजय के लिए काम की कि वो जीरो से शुरू नहीं कर रहे थे। उनकी फिल्म्स का फैन बेस तो था ही, पर वो 2009 से वेलफेयर वर्क में लगे हुए हैं। उन्होंने स्टेट के लिए काफी कुछ किया था बहुत पहले से। इसके ऊपर से उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे? लेजेंडरी प्रशांत किशोर। मेरे ओपिनियन में इनसे बेटर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कोई नहीं है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं था, तो कोई ऐसा फैक्टर था ही नहीं जो लोगों को उनके अगेंस्ट करे। लोग या तो न्यूट्रल रहते या विजय की तरफ। बाद में कुछ सर्वेज में निकला भी कि जो यंग और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट मिला विजय को। उसका कारण यही था। और चौथा जो इस पूरी स्टोरी का एक बहुत खराब पार्ट रहा, 27 सितंबर 2025 को टीवी के एक रैली ऑर्गेनाइज करती है करूर में, जहाँ पे अरेंजमेंट थी 10,000 लोगों के लिए और भीड़ आ जाती है करीब 27,000 लोगों की। भगदड़ मचती है और 41 लोगों की जान चली जाती है। बहुत ही दुखद घटना थी, पर इस घटना ने विजय के सरकार के खिलाफ ले रहे स्टैंड को और मजबूत करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला और इन्वेस्टिगेशन अभी चली रही है। तो ना तो मैं इस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन को प्रीजज करूंगा, ना आपको करना चाहिए, क्योंकि सबने एक दूसरे को ब्लेम किया है। टीवीके ने सरकार को ब्लेम किया है और क्रिटिक्स ने पार्टी को ब्लेम किया है। पर इसका पॉलिटिकल इफेक्ट ये निकला कि सरकार भीड़ मैनेज नहीं कर पाई और उसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लोगों की नजर में विजय जो कह रहे थे सही साबित हो गया। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है कि लोग अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग थॉट प्रोसेस की वजह से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप्स में क्या थॉट प्रोसेस है उसको समझते हैं। एक थॉट प्रोसेस ये है कि ये एक एक्चुअल चेंज है। एक पूरी जनरेशन जिन्हें ना पेरियर याद है ना एमजीआर याद है, उन्होंने लॉयल्टी से ज्यादा एक चेंज को वोट किया। द्रविडियन पार्टीज के नैरेटिव्स थोड़े पुराने हो गए थे इस जनरेशन के हिसाब से। इस आइडिया का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है जब हम देखते हैं कि यूथ ने किसको वोट किया। यार अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वीडियो को हाइप कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 96% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर उससे मेरी इतनी हेल्प होगी कि मैं और ऐसी वीडियोस ला पाऊंगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। दूसरा इससे एग्जैक्टली अपोजिट पर स्ट्रॉन्ग। टीवी के मेनली किन चीजों पे स्टैंड लेता था? वो खुद को सेंटर लेफ्ट बताते हैं। वो पेरियर, अंबेडकर, कामराज को अपना गाइड बताते हैं, अपने मेंटोर बताते हैं। और इनके एजेंडा नीट को अपोज करना, कास्ट सेंसस की डिमांड करना, तमिल को प्रोटेक्ट करना, ये लाइन बाय लाइन द्रविडियन एजेंडा है। ऊपर से वो पूरा अलायंस जो द्रविडियंस के साथ था वो इनको मिल गया, वो अलग। तो टेक्निकली ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का एंड तो बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु में आज भी द्रविडियन एजेंडा बहुत स्ट्रांग है। ऐसे कई ग्रुप्स बटे हुए हैं, पर भले ही आप किसी भी ग्रुप की आइडियोलॉजी को फॉलो करो, एक चीज यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतना एक बात थी, शायद कंपैरेटिवली आसान, पर अब विजय क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा मुश्किल भी होने वाला है। हमने इस देश में बहुत बार ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस को एक नई पार्टी आके उखाड़ देती है क्योंकि वो एक चेंज प्रॉमिस करते हैं। पर विजय को तमिलनाडु जैसा कॉम्प्लेक्स स्टेट संभालना है। सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में लोग ज्यादा समझते नहीं है कि तमिलनाडु कितना कॉम्प्लेक्स है, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लेक्स है। ऊपर से आप एक ऐसा मैनिफेस्टो लेके आए हो जो कि बहुत महंगा है, जैसे 2,500 रुपए हर महीने उन औरतों को देना जो घर संभाल रही हैं। फिर ये करूर केस भी अभी अनसॉल्व्ड है। ऊपर से इसी स्टेट की पॉलिटिक्स ने हमें दिखाया कि एक पार्टी जो कि एक फिल्म स्टार या एक आदमी के अराउंड बनती है वो कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है अगर उस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तमिलनाडु के बाहर पूरे देश के लिए ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तमिलनाडु सेंट्रल इलेक्शंस में एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला होगा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, द्रविडियन पॉलिटिक्स के बारे में, तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में, टीवी के और विजय की आइडियोलॉजीज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छे वीडियो आइडियाज दे सकते हो। मैं थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में, देश में जो चल रहा है उसके बारे में स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, उसके बाद ये देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।